Dear children, good morning. Today we will discuss about the forest and wildlife resources. Okay, so this is chapter number 9. This is new chapter. Okay, तो इसमें हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट है, रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, जो भी क्या क्या मतलब कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. ओके, और कितना एरिया है, कितने एरिया में मतलब फैला हुआ है, सारा मतलब इस बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, द एक्सटेंस progresses and the development of the man in the depend on resources we have to be fulfill our needs by the getting them from the nature since early times wherein the forests are the considered to be very important resources. A general meaning of the forest is the accumulations of the tree scrubs or heaps of the grasses in a natural vegetations. Only the vegetation is includes which can be raised naturally without the help of the man. This is called the virgin vegetations. Okay, now such as the vegetation in India is available only in Himalaya, Sundarban and the remote areas of the Thar desert. इट मीन्स इसमें आपको बताना मतलब इसमें बताया है कि जो फॉरेस्ट है, ओके, फॉरेस्ट का मीनिंग मतलब जो होता है स्क्रब्स जो है एक्यूमुलेशन ऑफ द ट्रीज़ और नेचुरल वेजिटेशन इसके अंदर आते हैं. जनरल मीनिंग है फॉरेस्ट का. ओके, ग्रासेस जो हैं, लीव्स जो हैं, सॉरी लीव्स नहीं, हीप्स जो हैं, हीप्स ऑफ ग्रास जो हैं, और इन सारी चीज़ों को किस में रखा जाता है, फॉरेस्ट में रखा जाता है. ओके, और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए उसका रीज़न ये है कि उनसे हर जो चीज़ें हैं, हर ज़रूरत चीज़ें मतलब नीडेबल चीज़ें हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू हमें ईजिली मिलती रहती हैं. ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है. आप देखिए कि फॉरेस्ट से जनरली वी आर जनरली डिपेंड ऑन द ट्रीज़. ओके, हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेबल है. ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया. You have to study that the classification of forest on the basis of the climate in the standard 9. Here we will know about the three types of the forest on the basis of the administration, ownership and management. तो हमने जो है फॉरेस्ट को तीन टाइप से डिवाइड किया है. ओके, तीन क्राइटेरिया, इसको तीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. पहला जो है क्राइटेरिया है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा क्राइटेरिया है आपका ऑनरशिप और तीसरा क्राइटेरिया है आपका मैनेजमेंट. ओके, तो ये तीन तरीके के क्राइटेरिया हैं या कह सकते हैं कि तीन तरीके के क्राइटेरिया मतलब फॉरेस्ट तीन तरीके से. पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब इन द एडमिनिस्ट्रेशन. वी विल डिस्कस फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है इसके टाइप्स कितने हैं, तीन तरीके के टाइप्स हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. तो ओके, तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली. Here there is a restrictions or lumbering collection of the wood or for the posturing. It means इस जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उस पर डायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, और जो भी मतलब वहाँ जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसमें इंटरफेरेंस होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का होता है. ओके, उस पर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. Protected forests. These forests are looked after by the administration. Local peoples are permitted to collect the woods and to graze their animals without causing any harms to the trees. It means जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो क्या था, उसमें सिर्फ जो है कलेक्शन, जो वुड का कलेक्शन था, इट मीन्स वुड कलेक्ट करने का, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही परमिशन थी और किसी के पास नहीं थी. लेकिन जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं उसमें लोकल पीपल्स भी क्या कर सकते हैं, जो है कलेक्ट द वुड्स, मतलब वुड्स को कलेक्ट कर सकते हैं. और एनिमल्स वगैरह हैं जो भी हैं और ट्रीज़ हैं उनको एनिमल्स को चराने के लिए जैसे अपन लेके जाते हैं, जनरली इसमें ले जा सकते हैं. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं, वे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट ए क्लासिफाइड. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस और ऑन ट्री फिलिंग ऑफ एनिमल ग्रेजिंग, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता. और नो क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड, कोई क्लासिफाइड मतलब फॉरेस्ट नहीं होते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता. और मतलब लोग क्या है वहाँ पे जा सकते हैं, एनिमल्स चरा भी सकते हैं, ऐसा. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. द फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट. तो इसका बेसिस पे जो है फॉरेस्ट को तीन तरीके से डिवाइड किया है. एक है स्टेट फॉरेस्ट, दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट और थर्ड है प्राइवेट फॉरेस्ट. तो स्टेट फॉरेस्ट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच एज द फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. जो स्टेट फॉरेस्ट होता है वो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है. ओके, जो पूरे कंट्री में, इजंट इट.
जो भी कैटेगरीज होती हैं उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट का होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव ए कंट्रोल ओवर द सच फॉरेस्ट। और जो है जो कम्युनिटी फॉरेस्ट होती है इसमें लोकल गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो फॉरेस्ट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? सच एज ए फॉरेस्ट इज ओन बाय द इंडिविजुअल सच एज फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, सॉरी नॉट हिमालय, हिमाचल प्रदेश। some of these forests are in the haphazard conditions or some of them are totally barren। इट मीन्स कुछ प्राइवेट फॉरेस्ट होते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब होता है उसमें ऐसे फॉरेस्ट जिनमें इंडिविजुअल लोगों का वो होता है। ओके, इंडिविजुअल मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का, या कह सकते हैं एक ही इंसान का उस पर हक हो, ऑनर हो। ओके, तो उसको ऑन कर रहा हो, उसको कहा जाता है प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन हम डायरेक्टली अगर देखें तो ये तो इन्होंने क्लासिफाइड जो किया वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया था। ओके, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन है, अगर पूछा जाता है आपके ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताइए, तो ये 3 तरीके के फॉरेस्ट हैं, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, थर्ड है प्राइवेट फॉरेस्ट। ओके, व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन? क्या डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स दैट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम्स ऑफ द आवर कंट्री along but is one of the global problems। It can be said that it is result of the progresses of man। Trees are destroyed naturally, however it is negligible compared to the loss inflicted by humans interference। It means deforestation होता है वन वर्ड्स में अगर कहा जाए इसको, पेड़ों की कटाई। इट मीन्स हम पेड़ों को जब काट देते हैं, ट्रीज़ को हम जब काट देते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और ये जनरली क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जो है ह्यूमंस के ज़्यादातर इंटरफेरेंस से होता है, ह्यूमंस पीपल्स के इंटरफेरेंस से जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं क्या है, हार्मफुल होगा इन फ्यूचर लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए जो है हार्मफुल होगा। ओके, ह्यूमंस की प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं क्या कर देगा, रोक देगा। इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन को भी कह सकते हैं ट्री आर डिस्ट्रॉयड, मतलब नेचुरली डिस्ट्रॉय, मतलब पेड़ों को नेचुरली क्या कर देते हैं, ख़त्म करना, वो एक तरीके से क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये आप अगर डेफिनेशन में, मोस्टली डेफिनेशन में पूछता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि द ट्रीज आर डिस्ट्रॉय नेचुरली। ओके, एक वर्ड में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। क्या इसका प्रभाव है डिफॉरेस्टेशन का, यानी कि इम्पैक्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड, द quantity of the carbon dioxide increasing in the atmosphere, greenhouse effect becomes more intense with the removed forest cover, the soils is eroded and the problems of warm fertility increasing in the of the peninsular India. The forest has decreased largely due to the deforestation. Many living organisms have lost their habitats. As a result, the wild animals approaches urban settlement in the search of the food and water. More instances are the recorder of the carnivorous animals killing the domestic animals of those shepherds who lives near the फॉरेस्ट। इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे ग्लोबल जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या बढ़ता जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ओके, और उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल का इरोजन भी होगा। सॉइल का इरोजन मतलब जो मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होकर के वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है, उसको क्या जाता है, सॉइल इरोजन। जैसे मान लीजिए पानी है, वाटर बहुत स्पीड से आता है, अगर सॉइल क्या है, अगर मान लीजिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो अगर फॉरेस्ट क्या करते हैं आप देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर एक छोटा सा पेड़ है, छोटा सा ट्री है, उसको अगर आप जैसे अगर हम लोग निकालते हैं या उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको उखाड़िए तो उसको बहुत सारी जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो अपनी वो रूट्स में बहुत सारी मिट्टी लेके आता है साथ में। ओके, तो मतलब कह सकते हैं अपन का जो ट्री होता है वो क्या करता है, जो सॉइल को जकड़ के रखता है, मतलब पकड़ के रखता है वो। ओके, तो अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए एक सपोर्ट नहीं मिलेगा और सॉइल का इरोजन होगा। ओके,
तो एक ये भी है। नेक्स्ट इसका जो है कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, इट मीन्स जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, जब डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वो लोग क्या, वो जो लोग नहीं सॉरी एनिमल्स हैं वो क्या है फॉरेस्ट से निकल करके और डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे डॉग है, ओके, तो ये एनिमल्स को आकर के वो क्या करेंगे, खाने लगेंगे, अपना भोजन बनाने लगेंगे, ओके। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन के मतलब इम्पैक्ट हैं। तो पहला इम्पैक्ट आपको पता है सॉइल इरोजन, दूसरा आपको जो है इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज या जिसको कह सकते हैं, ओके ओके, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी, ओके। और जो जनरली जो फॉरेस्टेड एरिया में एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करेंगे, खाने लगेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके इम्पैक्ट हैं, किसके, डिफॉरेस्टेशन के। उसके बाद है रेमेडीज़ फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो हमें फॉरेस्ट कंजर्व कैसे किया जा सकता है, उसके क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो रिसर्च शुड बी द कैरिड आउट ऑफ द फाइंड आउट ऑप्शंस ऑफ द वुड, दिस इज विल रिड्यूस द यूजेज ऑफ द वुड्स एंड इट्स would save the forest wherever the trees are to be cut inevitably by the development work or the necessity new trees of the same species should be grown. There should be a total ban for cutting trees which are not growing fully. इट मीन्स मतलब ये मतलब रिसर्च करके मतलब अगर हम बात करें तो जैसे डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था अगर उसको रोक दिया जाए सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे, ओके। कंजर्व मतलब बचाना, फॉरेस्ट को किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, और सारे पॉइंट्स को रीड करने के साथ साथ में आपको पता चल जाएगा, ओके। तो फर्स्ट वी विल रीड इट, देन आफ्टर दैट आई विल टोल्ड यू एंड अंडरस्टूड टू यू। Those industries which is receive their raw materials from the forest should be completely for the forest of the future's needs under the name of the ecotourism. The forest cover should not be damaged and should be the strictly controlled. Okay, widespread public awareness program should be the organized among the local peoples. The implementation of the forest their conservation strategy should be included in the syllabus of the schools and the colleges. They should comply the necessity of the forest conservation. Social forestry and the agroforestry should be developed initially intensively by the taking the plan step for the necessity of the fooders and the firefoods. In the place of firewood, alternatively options like a solar energy, natural gases, etc. should be the implemented. Forest resources should be the used sparingly in order to make the process of the tree growth faster and the healthier. Infested trees should be the removed. Forest fire caused by heavy damage to forest. A spared system of phase and national level should be the created for dousing the fire. Due to the increase in means of the transportation and easily travel, thousands of the pilgrims reach the religious places in the forested area to attend the Bandra fairs and the Parikrama, the circular travels at that time the little should be there clearly properly, otherwise the forests are populated. An area should be the demarcated and the reserve for the pastures. It means इसमें बताया है कि मतलब हम लोग किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला इसमें मतलब जो भी मतलब आप दिमाग में रखिए कि स्कूल्स में मतलब सिलेबस और कॉलेज में ऐसा सिलेबस सेट किया जाए, इट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जो स्ट्रेटजीज बनाई जाए, जो उसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया है बच्चों को, तो इजीली क्या होगा उसको बचाया जा सकता है। दूसरा क्या है उसमें ये बताने की कोशिश की लोकल पीपल्स को अवेयर करा करके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाएँ जिससे क्या होगा वहाँ के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके लोगों को अवेयर कराएं कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, तो ये प्रोग्राम चला करके वहाँ पे फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, ओके। थर्ड वन चीज़ जो है आप देख मतलब इसमें जो है इंडस्ट्री हैं जो फॉरेस्ट मटेरियल को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल को, तो उनको कहीं ना कहीं क्या किया जाए उनके ऊपर मतलब उसके साथ साथ उनको बोला जाए इस चीज़ के लिए कि एफॉरेस्टेशन की ऐसे फॉरेस्ट
एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, ओके। एफॉरेस्टेशन करने से भी कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, ओके। तो इस तरीके से जो है, और नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया जाए, ओके, और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो किया जाए, जिससे कि इजीली कहीं ना कहीं का। और जो हम लोग जनरली फायर फूड मतलब लकड़ियों जला करके जो चीज़ें जैसे खाना बनाना या अदर चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग क्या नेचुरल गैसेज और सोलर एनर्जी का यूज़ करें, ओके। तो इस तरीके से मतलब जो है फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला क्या था, कॉलेज स्कूल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में मतलब सिलेबस या बता करके लोगों। सेकंड है लोकल लोगों को अवेयर करा करके, ओके। थर्ड है जो मतलब फायर वुड का यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने की बजाय नेचुरल गैसेज और एनर्जी का यूज़ करना, एनर्जी जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करना, ओके। फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन है एफॉरेस्टेशन करके। सिक्स्थ वन इज सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री जो है डेवलप करके, ओके। तो इस तरीके से 6-5 पॉइंट्स आप बना सकते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना है, ओनली मेनली 5 पॉइंट्स लिखना है इसमें से, ओके। नेक्स्ट है इसमें वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी मतलब होता है जो मतलब एनिमल्स की जो है डाइवर्सिटी, एनिमल्स डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स जो आप मतलब फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में, ओके। तो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया ड्यू टू दिस जोग्राफिकल डिविजन एज अ लार्ज variations seen among the insects, birds, animals and the vegetation. There are about the 15 lakh species of animals, birds in the world, okay. Out of these 81,251 species are found in India. India stands 12th in the वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो टोटल जो है 15 लाख स्पीसीज़ हैं एनिमल्स और बर्ड्स की पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसमें से इंडिया के अंदर 81,251 जो स्पीसीज़ हैं सिर्फ वो फाउंड की गई हैं। और इंडिया जो है मतलब वर्ल्ड के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी के मामले में 12th मतलब उसकी रैंक है, ओके, वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जिसको बोला जाता है या फिजिकल क्लाइमेटिकल और फिजियोग्राफी जो है इंडिया की, वो डाइवर्सिटी फिजियोग्राफी है, मतलब लार्ज डाइवर्सिटी है। डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती हैं और अलग अलग जगह पर। तो इसीलिए उसके रीजन्स की वजह से क्या है कि यहाँ पे एनिमल्स की स्पीसीज़ भी कहीं ना कहीं, या एनिमल्स की डाइवर्सिटीज़ या वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटीज़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ओके। तो ये मतलब नेचुरल वेजिटेशन के मतलब है प्लांट्स के बारे में बात करना, और वाइल्ड लाइफ का मतलब है एनिमल्स के बारे में, ओके। तो ये एनिमल्स फ्रॉम द एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका सीन इन इंडिया, अफ्रीकन जराक, यूरोप वॉल्स, वर्ल्ड गॉड्स एंड द कश्मीरी डियर्स, एलिफेंट एंड गिबॉन्स फ्रॉम द साउथ एशिया एटसेट्रा आर फाउंडेड देयर। The biodiversity of India includes black bears on the horned deers, types of the snakes, peacocks, ओके। तो ये जो स्पीसीज़ हैं, कुछ स्पीसीज़ दी गई हैं किसके, एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं। जैसे इसमें स्नैक की स्पीसीज़ बताई गई हैं, और आपको जो डियर मतलब शेर है, भालू है ना, तो इसके स्पीसीज़ भी बताई गई हैं। मतलब किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसमें। चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि पूरा क्या है किस तरीके से। जैसे इसमें वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि अलग अलग एरियाज़ में देखने को अलग अलग डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं। अपने मतलब देखा जाए तो गुजरात में एक प्लेस है गिर, अगर आपने सुना है गिर फॉरेस्ट, तो गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट है। तो वो वहाँ देखा जाए तो एशिया में सिर्फ उसी जगह पे मतलब टाइगर्स की जो, टाइगर नहीं कह सकते, लॉयन की जो स्पीसीज़ हैं उस वहाँ पे ही एशियन टाइगर्स मिलते हैं। और उसके अलावा मतलब पूरे कहीं ना कहीं अदर जगहों पे मतलब इंडिया के अंदर ये कहीं नहीं मिलते हैं, ओके। तो ये जो है गिर एक मतलब शेरों का जो है वो है नेशनल पार्क यहाँ पे गिर, ओके। तो और अगर आप अदर जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, ओके। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट एनिमल्स की स्पीसीज देखने को मिले। तो अलग अलग जगह पे अगर आप जाओगे तो इंडिया में क्या है, अलग अलग जगह पे डाइवर्सिटीज़ और क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। इसीलिए एनिमल की जो भाई एनिमल को सर्वाइव करने के लिए क्लाइमेट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में इस तरीके के मतलब एनिमल की स्पीसीज हो, तो डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए डिफरेंट एरियाज़ हैं, मतलब जोग्राफिकल फीचर्स इंडिया का जो है वो डिफरेंट है, डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। डाइवर्सिटी मतलब बहुत भिन्नता है, ओके।
तो इस जगह पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उस जगह पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटीज़ भी देखने को, मतलब जहाँ प्लांट की डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी वहाँ एनिमल्स की डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो इंडिया में भी ऐसे एनिमल्स की भी डाइवर्सिटीज़ बहुत देखने को मिलती हैं। ओके, तो इसमें यही बताया है। नेक्स्ट है इसमें वाइल्ड लाइफ ऑन द एक्सटेंशंस, इट मीन्स देखा जाए जो है ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज़ हैं धीरे धीरे आप उनको देखेंगे तो उनकी स्पीसीज़ क्या है, ख़त्म होती जा रही हैं। ओके, डू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो, उनके लिए किस तरीके से ख़त्म हो रही हैं, उन कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशंस। Tigers were found throughout the India during the last century. Tigers were seen in the forest of Idhar, Ambaji and Danta. Today's tigers are totally extinct from the Gujarat forest areas. मतलब जो टाइगर जनरली गुजरात फॉरेस्ट एरिया में ही मतलब वो भी होते जा रहे हैं, एक्सटेंट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। चीताज इज ऑल्सो द बिकमिंग एक्सटेंटिंग फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। मैनी बर्ड्स स्पीसीज, मतलब जो चीता हैं, टाइगर्स हैं, ये जो हैं इंडिया के मतलब कहीं ना कहीं क्या है, एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ओके, many birds species which were very easily seen in India forest are now widely seen. Some of them like vultures, duck with the pink throat, okay, all are on the verge of the extinctions. मतलब ये है, ये जो स्पीसीज़ हैं ये क्या है, एक्सटेंट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इन स्पीसीज़ को अगर देखेंगे जैसे डक है, पिंक है, ओके, ओल्स है, ये जो है बड़े अमाउंट में जो है आप देखने को मिलेंगी। पहले देखते थे कि अब बाज होता था ना जो आसमान में मतलब देखते थे कि बहुत ऊंचाई पे उड़ता था, आज वो देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीसीज है वो एक्सटेंड होती जा रही है। ओके, और एक सोन चिरैया मतलब है मध्य प्रदेश में है, ये बहुत मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोन चिरैया। तो वहाँ पे एक बर्ड्स होती है, बहुत सुंदर सी बर्ड्स होती है, छोटी सी बर्ड्स होती है, वो कहीं ना कहीं उस जगह उस एरिया में उसको मतलब कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन की जाती हैं, तो वो एक्सटेंट हो गई कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग तरीके के एनिमल और स्पीसीज़, प्लांट की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, तो इसमें बताया गया कि गुजरात में भी है ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स की और प्लांट की स्पीसीज़ देखने को मतलब नहीं मिलती, जो एक्सटेंट होती जा रही हैं। ओके, तो यही बताया उसमें। नेक्स्ट है रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ओके, क्या कारण है? तो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्रासलैंड्स एंड द वाटर एस्टेट आर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, the natural habitats of the wild animals in putting the dangers। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, ऐसा क्या है, मतलब रीजंस बताना है उसमें। ओके, तो कुछ ऐसे रीजंस हैं, पहले इनको रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको आपको मेनली 4 या 5 पॉइंट हम लोगों को इसमें से निकालना है। वैसे बहुत बड़ी मतलब इतना नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम में, शॉर्ट आंसर्स मतलब मोस्टली 5 पॉइंट्स, अब 5 पॉइंट्स बना करके आपको आंसर्स दे देना है पूरा, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का आंसर आता है। ओके, तो ओनली बस आपको जैसे बड़े आप देखेंगे कि इनको लर्न करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो जब क्लास में आएंगे अभी आप मतलब फेयर कॉपी बना लीजिए, जब क्लास में आएंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, किस तरीके से शॉर्ट नोट बनाते हैं। शॉर्ट नोट मतलब होता है कि जो देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें 10th क्लास क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन, और बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे पास एक ही पर्पज़ होता है, हाउ टू गेट द मार्क्स। ओके, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने के लिए 6, 7, 8, 9 और 11 ये क्लासेस दी रहती हैं। हालांकि पढ़ना है, अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉलेज तो बढ़ी जाएगी आपकी, लेकिन हमें ज़्यादातर फोकस करना है कि कैसे 10th क्लास में मार्क्स पाना है। ओके, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से मार्क्स गेन किए जाते हैं, मतलब मार्क्स लिए जाते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, टीचर जो होते हैं, टीचरों से मार्क्स प्राप्त करना है, तो हमें इतना अच्छा इंप्रेशन डालना है टीचर्स के ऊपर कि वो ऑटोमेटिकली जब हमारी कॉपी चेक करें ना तो मार्क्स दे दें। ओके, और इंप्रेशन के लिए आपको बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखना मतलब इट मीन्स आप पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग्स बनाइए, तो उनको इजीली जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीजन्स पूछा है, तो आप डायरेक्टली मतलब जो है एक बोल सकते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस कुछ और रहा है और आंसर्स आप कुछ और लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ। ठीक है, तो मार्क्स आपको उस कंडीशन में मिलेंगे जहाँ क्वेश्चंस जो पूछ रहा है ऑन द टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए, तो इजीली टीचर्स आपको क्या करेगा, मार्क्स दे देते हैं। ओके, तो जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स लिखने का जो राइटिंग तरीका कैसा है, किस तरीके से लिखना है, वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, क्योंकि बहुत लॉन्ग होता है, आप देखिए इसमें जो पॉइंट्स हैं इतने बड़े बड़े, तो पूरा तो नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्या रीजन्स है, व्हाट आर द रीजन्स
फॉर द एक्सटेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़। ऐसे क्या रीजन्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं वो एक्सटेंट होती खत्म होती जा रही है, उसके क्या रीजन्स हैं। तो अब इतनी बड़ी जो है इतने जिसमें रीजन्स दिए हैं 1 2 3 4 5 रीजन्स दिए हैं 6 7 टोटल 7 रीजन्स दिए 7 पॉइंट दिए, तो पूरा 7 तो नहीं लिखेंगे ना एग्जाम में, वो 5 मार्क्स के लिए पूछा है तो ओनली अपन को 5 पॉइंट्स लिखना है, वो भी शॉर्ट में लिखना है। इस तरीके से लिखना है क्योंकि मैक्सिमम 90-80 वर्ड से लेकर 100 वर्ड्स तक आपको वो आंसर कंप्लीट कर देना है। इट मीन्स 1 पेज में 5 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है ओके, और हाफ पेज में 3 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। और मोस्टली इस तरीके से, तो किस तरीके से शॉर्ट किया जाए, हमें वो शॉर्ट चीज़ें चाहिए, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें होनी चाहिए आपकी ओके, जो अच्छी हैं, कंटेंट बेस्ड हैं, नॉलेज है आपकी, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली जब स्टडी करोगे तो आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर दोगे ओके। तो मैं आपको जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट किए जाते हैं आंसर्स, और शॉर्ट आंसर्स करना उनको और भी सिखा दूंगा आपको ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन्स, क्या क्या रीजन्स हैं ऐसे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं। तो पहला तो आप देख सकते हैं कि पहला रीजन, पहले इसको रीड कर लेते हैं देन उसके बाद बताऊंगा आपको ओके। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मैन द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इम्बैलेंस इन द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स hunting in the animals to the obtain there the skin and bones, horns and the nails. It is also the responsible the over exploitation of the forest made by the men of the his daily motives such as the road, multiple purpose project mining minerals, expansion of few settlement of the cities etc. display the wild animals okay. Forest land are the beginning encouraged for the gases fuel of the for grazing. The forest fire engulfs many species when the forest fire occurs to the time of the rearing the youngest one of the birds or the hatching the eggs. It is created a negative impact of the human of the wildlife animals due to the laws of the their natural habitats. Many animals without any come into the conflict with the man and sometimes ever lose their lives. Hunting to procure biomedicines of or thinking this the makes perfume also bring the species on the verge of extinction. It means पहला इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, सेकंड पॉइंट आपको बताना है कि क्या रीजन्स की वजह से एक्सटेंट हो रही हैं, दूसरा रीजन्स है हंटिंग, तीसरा रीजन आपको बताना है क्या एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट का रीजन क्या, मतलब एक्सप्लोइटेशन जिसमें मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या रोड बनाए जाते हैं ओके। माइनिंग पर्पज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, मतलब डिफॉरेस्ट किया जाता है ओके। आगे समझ में लोग अपनी यूज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चरा जिसको बोल सकते हैं, जो जानवर होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है किसी जगह पर, जो कि उसको बोला जाता है चरा का मतलब चरने के लिए, कि ऐसा एरिया होता है फॉरेस्टेड एरिया तो ओके। तो इस तरीके से मतलब जो है 5 से 6 पॉइंट आप बना सकते हैं। पहला ह्यूमन इंटरफेरेंस, किस तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे मान लीजिए घर बना रहे हैं लोग, सिटी मतलब जो है आप देखेंगे कि मान लीजिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अभी सिटी है अहमदाबाद के आसपास मान लीजिए अगर फॉरेस्ट भी है, तो जब लोग सिटी में जाना लोग पसंद करते हैं, विलेजेस एरिया से सिटी में जाना पसंद करते हैं, तो जब सिटी में जाएंगे तो वो क्या है अपना मतलब लैंड भी परचेस करेंगे, और लैंड परचेस करेंगे तो लैंड बढ़ाएंगे, मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया को बढ़ाएंगे तो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, ट्रीज़ को काटना पड़ेगा घर बनाने के लिए, ट्रीज़ पे तो घर नहीं बनाएंगे ना, ट्रीज़ को काटना पड़ेगा तब हम वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या है हम फॉरेस्ट को अपने ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तो काटा जा रहा है ओके। दूसरी चीज़ जिससे क्या है कि एनिमल्स डैमेज हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि मतलब इसमें अगर मान लीजिए क्या होगा कि कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो क्या है इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट एरिया का जो है इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा ओके, इम्बैलेंस हो जाएगा इसको बोला जाता है, इज़न्ट इट। और नेक्स्ट हंटिंग ओके, जिसके हंटिंग क्यों करते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए किसी जानवर या कोई एनिमल है उसकी नेल्स की ज़रूरत पड़ गई या बोन्स की या स्किन की जो भी है या हेयर की, उस चीज़ के लिए उस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं लोग हंटिंग करते हैं ओके। और बाकी का तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ओके। तो ऐसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें देखा एक वो दिया गया है मतलब हंटिंग टू सेफ्टी हॉबीज़। तो इस तरीके से पहले के पुराने ज़माने के लोगों की हॉबीज़ हुआ करती थी, एक पैशन हुआ करता था कि हंटिंग करना ओके। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे, इज़न्ट इट। तो नेक्स्ट वन इज़ क्या होता है कि नेक्स्ट वन इसमें हेडिंग है आपका क्या,
इसमें सॉरी एक मतलब स्पीसीज दी है रेड पांडा। रेड पांडा एक स्पीसीज है। उस रेड पांडा स्पीसीज में देखिए कि रेड पांडा इज फाउंडेड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। इज द फूड इज द बॉम्बो स्प्राउट्स एग्स स्मॉल बर्ड्स insects etc. It is less active during the day. Besides India, it is also found in China, Nepal, Bhutan and Myanmar. ये जो रेड पांडा जो है ये एक स्पीसीज़ है, ओके, जो कि कोल्ड फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है, जो ईस्टर्न हिमालय इंडिया में, ईस्टर्न हिमालय में, जो क्या करता है, जो कि बॉम्बो स्पॉट खाता है और एक से स्मॉल बर्ड्स को भी खाता है, ओके, बॉम्बो जो होते हैं उनको। और ये जनरली क्या है, इंडिया के अलावा जो कि चाइना में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, म्यांमार में भी देखने को मिलता है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो ऐसे क्या मेजर्स हैं जिनको प्रिजर्व किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि रीजन्स क्या थे जिनकी वजह से मतलब फॉरेस्ट क्या हो रहा था, मतलब जो एनिमल है एक्सटेंट होते जा रहे थे। अब हम उन एनिमल को एक्सटेंट जो हो रहे हैं उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब बचाना है। एक तो ख़त्म हो रहे थे, एक फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओके। उसको डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसी वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स जो है, एनिमल्स की स्पीसीज एक्सटेंट होती जा रही हैं, उसके रीजन्स हमने देखे। उसके बाद स्पीसीज को बचाने के लिए उसमें क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। किस तरीके से हमें ऐसे कौन से एफर्ट या प्रिजर्वेशन लगाने चाहिए या करने चाहिए, इसकी वजह से हमें क्या करना है, उनको फॉरेस्ट मतलब एनिमल्स को बचाना है, ओके, इजंट इट। तो इसमें देखिए ज़रा कौन कौन से ऐसे हैं। इट्स अ नेसेसरी टू द चेंज ऑफ द एटीट्यूड एंड द परसेप्शंस टुवार्ड्स द फॉरेस्ट। वी कंसिडर इट्स एज अ रिसोर्स ऑफ एमुलेशंस unlimited incomes, which is the mistakes. It must be preserved. Only then the natural habitats from the wildlife can be saved. It means क्या है ना, जनरली देखिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड जो है कहीं ना कहीं क्या है, एनिमल स्पीसीज़ हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली अगर फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे तो एनिमल स्पीसीज ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएंगे। एक्चुअल क्या होता है कि हम एनिमल को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हंटिंग की जाती है उनकी। जब अगर शिकार करेंगे लोग बाग तो डायरेक्टली वो स्पीसीज एक्सटेंट होंगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम स्पीसीज को क्या कर सकेंगे, कंजर्व कर सकेंगे, ओके। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ, रुको आपको। मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नंबर ऑफ द बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्बीवोरस इन द फॉरेस्ट। फॉर दिस स्टेप्स लाइक ए मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट एंड द restrictions or the grazing of the domestic animals should be taken. There should be the strict law of the ban the hunting. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for the illegal mining in the forest area, and the fine should be imposed, okay. It is necessary to make such as agreement which would not be disturb and animals during their prescribed period. The study should be made about the likely affected and fisheries, forest gathering or tourism in the forest, and the steps should be taken accordingly. Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protect forces is inactive, then the pressure should be throw on them and the work should be properly. It means मतलब हम किस तरीके से हम मतलब जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमें क्या कर देना चाहिए, रूल बनाना चाहिए और हंटिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, ओके। प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते तो उन्हें पनिशमेंट जैसे रूल लागू होना चाहिए, इससे कि बहुत इतना खतरनाक कड़ा मतलब पनिशमेंट होना चाहिए, इससे कि लोगों द्वारा से वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को या एनिमल्स को हंटिंग ना करें, ओके। और जो मतलब आप देखेंगे कि मतलब अगर जो जिस एनिमल की स्पीसीज़ कहीं ना कहीं हम ख़त्म होती जा रही है, उसको जो एक्सटेंट होती जा रही है उसको बचाएंगे तो इजीली कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं वो वाइल्ड लाइफ ईजिली शेप हो जाएगा, ओके। तो इसमें कुछ ऐसे वो दिए गए हैं, प्रोग्राम्स बताए गए हैं रिलेटेड टू सोसाइटी को मतलब अवेयर कराना, ओके। सोसाइटी को अवेयर कराना इस चीज़ के बारे में कि भाई मतलब आप इन चीज़ों को यूज़ मत कीजिए, फॉरेस्ट को बचा करके रखना, जिससे ऑटोमेटिकली कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको,
कुछ दिनों पहले या कुछ टाइम पहले अभी ऑस्ट्रेलिया में फायर मतलब फॉरेस्ट फायर हुआ था। ओके, इतना ख़तरनाक कि वहाँ पे लगभग 5 लेक्स एनिमल्स डेड हो गए थे, मर चुके थे। मतलब 5 लाख एनिमल्स ख़त्म हो चुके थे। अब सोचिए 5 लाख एनिमल्स में कितनी स्पीसीज जो है एक्सटेंड हो गई, ख़त्म हो गई होंगी वहाँ पे एनिमल्स की, क्योंकि सिर्फ फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। ओके, उन प्रोग्राम्स के थ्रू हम कहीं ना कहीं क्या है इन स्पीसीज़ को या स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स जो है प्रोटेक्शन स्कीम जिसको बोला जाता है, प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो चलाई गई हैं, प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। ओके, जैसे टाइगर रिजर्व है। ओके, टाइगर रिजर्व जैसी मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, रिहोनो प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं, इन प्रोजेक्ट को चलाने से क्या है, इजीली हम इनको क्या है, इन जो एनिमल की स्पीसीज है उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, तो ये प्रोटेक्ट स्कीम के बारे में कल देखेंगे, कल बात करेंगे, इजंट इट? सो थैंक यू सो मच, टुडे इज़ फिनिश्ड दैट।